हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे कवि श्री मदन मोहन शर्मा जी की किताब का पाठ 7, जिसका नाम है प्रतीक्षा। जलते अंगारों से लाल शरीर की सारा खून निचोड़ कर जैसे उनमें उतर आया हो। सिकुड़े सिमटे चेहरे पर मानो बलात रखती गई हो। दिन ब दिन अपनी जगह छोड़कर पीछे की ओर दबती हुई पथराई पथराई वे आंखें ना जाने क्या ऐसा छोड़ आई जिसकी तलाश लगातार उन्हें बेचैन किए हुई थी, जिसके साथ जुड़ी थी नौसिखिए शिल्पी की गाड़ी। बिडौल प्रतिमा सी वह आकृति ऐसी कि देखकर बस ही निरे पत्थर मन में भी एक टीस जगा उठे। ठीक किसी हठ योगी की भांति एकाकी और कृशाक्य मैं दर तक उसे देखता रहा। लगता था पहले भी कहीं मिला हूँ। अचानक मन में बिजली सी चमकी। यदि आया यह तो अमित था। अमित खन्ना, मेरे कॉलेज के जमाने का मित्र। अब दिखाई पड़ ही गया तो सोचा मिलता चलूं। अमित, जरा सुनो तो भाई। पहली पुकार खाली जाने पर फिर से आवाज दी। अरे तुम, और यहाँ? जैसे सोते से जागा हो। अपने आप में खोया खोया वह पलटकर मेरी ओर देखने लगा। हाँ, बिटिया की पढ़ाई के सिलसिले में आया था। मगर तुमने भला ये क्या हाल बना रखा है, जाने क्यों? तब अमित मेरे प्रश्न का उत्तर टाल गया। सब ठीक है कहते हुए सागरी पूर्वक मुझे अपने घर ले आया। कोई 4-5 साल हुए होंगे हम दोनों ने पढ़ाई पूरी करके कॉलेज छोड़ा ही था। उन दिनों बड़ा चुंबकीय व्यक्तित्व हुआ करता था अमित का। आज उसका वही भोला बाला कवित्व भरा चेहरा मेरे चिंतन में झांक रहा था, जिस में जमाने भर की मासूमियत समेट कर एक गीत बड़े ही भावपूर्ण स्वर में वह अक्सर गाया करता था। मैं तुम्हारे प्यार का पैसा पपीहा। और वही अमित का अब लुटा लुटा सा मेरे सामने बैठा था। उसका मौन, उसका बदलाव मुझसे किसी संकलनात्मक दुर्घटना को संकेत दे रहा था। बताओ भी अमित, अचानक ऐसा क्या हो गया जिसने तुम्हें इस कदर तोड़कर रख दिया? आखिर मैंने पूछ ही लिया। शादी के पहले और उसके बाद की मेरी आर्थिक परिस्थितियां तुम्हारे लिए अनजानी नहीं। ऐसे में विवाहित जीवन के कुछ वर्ष तो ठीक से निकलने पर धीरे धीरे एक अजीब सी अतीत की ओर लौटने लगा। बोला, कलकत्ते वाले चाचा जी तो तुम्हें याद होंगे। उनके बड़े बेटे राजन का कामकाज तब अच्छा चल पड़ा था। मुझे सुनाकर जो बातें अक्सर वे दूसरों से कहा करते थे, जब याद आती है तो आज भी दिल में नश्तर से चुभने लगते हैं। ऐसी ऐसा क्या कह देते थे? मैंने पूछा। यही कि शादी के बाद घर की जिम्मेदारी सर पर आते ही राजन ने खुद के कितना बदलाव बदला है। उसकी तिरक तरक्की देखने वाली है। और भाई 1 से 2 हुए तो फिर बिना कुछ कामकाज किए चल भी कब तक सकता है? फिर फिर क्या? मैं सब कुछ सुनता समझता और चुप साध कर रह जाता। कुछ करो के उपदेशक इनसे तो कहें कौन की इनके उपदेश सुनने वाला पहले ही इनसे अधिक चिंतित भी है और प्रयत्नशील भी। अपने अधिकतम अनुभव के साथ ये दिखावटी शुभचिंतक स्वयं यदि कहीं सहायक नहीं हो सकते तो कम से कम चुप तो रह सकते हैं।
लेकिन भाभी, हाँ हाँ, वही बतला रहा हूँ। आबा कुछ दिन सामान्य रही, फिर उसका भी व्यवहार बदलने लगा। क्यों? वही घर के हालत, उसके लिए उपलब्ध साधारण रख रखाव पर हंसती और औरों की निगाहें, ऊपर से मेरा ओढ़ा ओढ़ा बर्ताव। असर तो होना ही था, मगर मनचाहा सबको नहीं मिलता, इतना तो नहीं उन्हें भी मानना चाहिए था। पता नहीं कितनी बार यही बात मैंने समझानी चाहिए उसे, पर वो, उसकी बात ही अलग थी। कहती थी जब उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो उसी से इंसाफ चाहने का किसी को क्या अधिकार। खैर जैसी खैर जैसी जिसकी सोच। मैं बोला, सो तो सो तो है ही। अमित ने आगे कहना प्रारंभ किया, पर धीरे धीरे हमारे बीच तनाव बढ़ने लगा। तन से पास पास, मगर मन से हम कितने दूर थे। सोचता तो दुख और अवमानना से खींच उठता अपने आप पर। फिर भी पुरुष होने के नाते तुम्हें तो संयत रहना था अमित। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, पर यह बात जैसे कहीं उसके मन की भींद गई। देर तक मौन रहकर सुन सुनी आंखों से मेरी ओर निहारता रहा। मुख मुद्रा से अंत धर्म स्पष्ट झलक रहा था। मुझे लगा जो कह दिया कहना नहीं चाहिए था। एकाएक उसकी मुट्ठियां भिज गईं। उन्हों पुरुष पौरुष सब ढकोसले हैं। कोरी कल्पना, किसी ने देखा परखा है इसे और इसकी अपराजयता को। वह जो हालात के एक झटके से चकनाचूर हो जाए, कौन उसके भरोसे जीने की सोच सकता है। मैं भी इसी के सहारे टिका रहना चाहता था, मगर मेरा सा जीवन जिया होता तो समझते। मेरी बातें मेरी बातें को अन्यथा ना लो अमित। बात काटते हुए मैंने समझाया। उसकी इन उलझी उलझी बातों को प्रतिकूल अवस्थाओं पर मैं चकित था। कवि पौरुष का दिग्गज हिमायती रहा, यह व्यक्तित्व अभी अभी क्या कह गया समझना कठिन हो रहा था कि कहीं पर मन का दार्शनिक जाग उठा। अब उसका एक एक शब्द मुझे झकझोरने लगा था। अमित बोले जा रहा था। मैं निराश नहीं था, पर यह आशा भी तो मेरे लिए समस्याओं से ही अधिक लाती रही। अभिष्ट की सफल संरचना में आशा में डूब कर अपनी सहज अनुभूतियों, निकटतम वास्तविकताओं के निजी संवेदनाओं से बिल्कुल कट सा गया। कुछ देर चुप रहकर उसने फिर कहना शुरू किया। एकाकीपन में केवल कलम और कल्पना मेरे साथ होते, इससे अभी कुछ मिला भी जाता, पर शांति नहीं। हर एक मुंह पर यही एक सवाल की चार शब्द लिखकर चलते, सिक्के जुटा लेना ही क्या उपा उपार्जन का चरम बिंदु है। इसी तरह जीवा की उलझन में जीवन से भी दूर होने लगा। मन प्राण जैसे जीते जी मेरे अस्तित्व को नकारने लगे। इस सबके बढ़ावे में तुम्हारी व्यक्तिगत मान्यताओं का हस्तक्षेप दोषी नहीं क्या? हो सकता है रहा हो, किंतु मान्यताओं के भी आधार होते हैं, ये अकारण अस्तित्व में नहीं आते। उसने कहा, इनके लिए क्या वह वातावरण प्राप्त नहीं था जिसमें मैं जकड़ा रहा। समस्या के मूल में कहीं ना कहीं तुम भी तो रहे। जो चाहो कह लो, पर इस सब का कारण अब थी।
उसका एक एक बोल जैसे जहर बुझा तीर होता था, जिसका हर घाव नासुर नासुर बनकर मेरे अंतर को गलाने में लगा रहा। ऐसा क्या था भाभी के व्यवहार में? आग थी, ठंडी आग, जो महसूस होने से पहले ही जलाकर राख कर दे। उचित अनुचित के विवेक से परे मुझसे तो वह कुछ भी कह जाती थी। परंतु परंतु क्या? मुझे रोककर वह बोला। यही यहीं से मेरे चिंतन की दिशा बदलने लगी। सोचता काश आबा का कहा सच हो जाए, लेकिन जिसकी परवाह दुनिया को नहीं, उसकी तरफ मौत भी शायद मुंह नहीं करती। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद तुम्हें तो अपनी ओर से कुछ ऐसा करना ही चाहिए था कि भाभी का हृदय परिवर्तन हो। मैंने कहा, अवश्य मेरा हमेशा यही प्रयास हुआ करता था। अलगाव के हर क्षेत्र में मैंने चाहा कि उसका सर अपने सीने पर रख लूं, उसे दुलार करूं, मगर आबा की ओर से ना तो कभी कोई पहल हुई और ना ही किसी प्रकार का सहयोग। हर बार यही सोचकर रह जाता कि अभी शायद मेरे सीने में इतनी जगह नहीं मिल पाई जहां सर रखकर कोई अपना सब कुछ भूल सके। उत्तर में अमित ने कहा, उस रात बस यही बातें हो सकी। अगली सुबह जब मैं उसके पास से चला, उसने समझाया भी कि गति ही जीवन है और अवरोध मृत्यु। इसलिए वह कुंठों को अपना मार्ग का अवरोध ना बनने दे तो उसके हित में अच्छा है। पता नहीं तब उसे मेरी बात पसंद आई या नहीं। बहुत समय तक फिर मेरी मुलाकात अमित से नहीं हुई। इस बार जब दोबारा बिटिया के पास आना हुआ तो पता लगा वह आजकल अस्वस्थ है। कुछ समय पहले कहीं गिर जाने से उसे गहरी चोट आई थी। एक बार फिर ध्यान अमित के कल की यादों से जुड़ने लगा। बाद में वर्तमान की चाहे अतीत का चोला पहनकर यादों में बोलता हो, पर हर वर्तमान के सर्जना अतीत का अंत अवश्य होता है। दोनों के बीच का यह संबंध उन्हें अलग अलग करते हुए भी कहीं ना कहीं जोड़े रखता है। अमित के दाम्पत्य में कोई ज्वालामुखी करवटें ले रहा है, इसका आभास तो मुझे पहले से था, पर उसका वर्तमान इस कदर उजाड़ कर वीरान होगा मैंने सोचा भी नहीं सकता था। लोगों ने बताया पुत्र जन्म का समाचार सुनते ही न जाने क्या हुआ कि लड़खड़ाकर गिर पड़ा और तब से अस्पताल में था। उस दिन यह सूचना पाकर मैं भी अमित से मिलने को उसके घर ही पहुंचा था। बैठक के बंद द्वार खटखटाने के ही वाला था कि अंदर से अमित और आबा के बीच किसी गंभीर वार्तालाप की भनक पाकर रहसा रुक गया। वैसे छुपकर किसी की बातें सुनना पसंद नहीं, ऐसी मेरी आदत भी नहीं, लेकिन अब दरवाजे से लौटकर जाता तो जाता कहाँ, और फिर बाहर से सुनाई दे रहा वार्तालाप ही कुछ ऐसा था जिससे अनायास ही एक उत्कंठा जागृत कर दी थी। दवाएं बाहर के घाव तो भर देगी आबा, मगर अंदर के उन घावों को का क्या करूं जो तुमने मुझे दिए हैं। यह अमित का स्वर था। घाव तो मुझे भी तुम्हारे कारण कम नहीं मिले। जब तक मातृत्व से वंचित रही दूसरे लोग कचोटते रहे, उंगलियां उठाते रहे, और अब अगर मातृत्व पाया तो तुम्हारी उंगली कटने लगी। सबकी जली कटी मेरे हिस्से में आई और मैं हमेशा निभाने में लगी रही, बिना किसी शिकायत के। आबा का उत्तर हैरान करने वाला था। खूब निभाई। मेरा स्वतंत्रत्व, मेरा सम्मान, मेरा अधिकार, कुछ भी तो सुरक्षित नहीं रहने दिया। कौन सा अधिकार? वही जिसे न तुमने ठीक से समझा, न पहचाना और न कभी प्रयोग में लाए। तुम्हें तो अपनी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं थी। बाहर की ओर देखते तो जानते किस पर क्या बीत रही है। ठीक है,
पर क्या किसी का अधिकार किसने किसी और के नाम लिख देने के लिए सही इतना ही पर्याप्त है? क्या मेरा संघर्ष मेरे लिए था? क्या उसमें तुम कहीं नहीं थी? मैं नहीं जानती। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं अमित, जिनके उत्तर असमान आसान नहीं होते। उलझन बढ़ाने वाले देवता उलझन वाले सवालों का टाल ही दिया जाए तो अच्छा। कई बार सही गलत का फैसला तर्क से नहीं, भावनाओं से होता तो भावना से होता तो भावना से होता है। और तुम जानते हो भावनाएं सबकी अलग अलग होती हैं। जो उसका अफसोस नहीं आबा, दुख केवल इस बात का है कि मेरा विश्वास तुम्हें प्रतीक्षा की शक्ति नहीं दे पाया। अमित बोला। यह सारी ही बातें मुझे करने के लिए कम नहीं थी। मेरी चेतना पर एक प्रश्न चिन्ह सा लग गया। हर ओर से आक्षेपित आबा ने ऐसा क्या अनुचित कर दिया, मेरे लिए समझना कठिन था। सोचा शायद आगे की बातचीत में कुछ स्पष्ट हो, मगर फिर तो बस एक लंबी चुप्पी छा गई। इतना सब सुनकर मैं भी अमित से मिलने का साहस नहीं छुटा पाया। पर आज भी जब याद हो आती है तो मन उलझा सा जाता है। इसका यह पाठ 7 रहा। अब हम पाठ 8 भी करते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम है तपस्या। सन्यासी होने का मन है क्या? किसी एक ने दूर से प्रश्न उछाला। अरे नहीं, इनकी निगाहें तो आजकल इंद्रासन पर हैं। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर में कहा। अच्छा, अब पता चला इतना सारा जब जब अप्सराओं के लिए हो रहा है। कोई तीसरा बोला। एक के बाद एक पीछे से आती ऐसी कितनी ही आवाजें उसके कानों तक पहुंची, लेकिन हंसी हंसी में की गई इन टिप्पणियों पर बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए वह निरंतर अपने गंतव्य की ओर बढ़ता गया। धर्म धर्म कर्म व्रत अनुष्ठान और पूजा पाठ में उसकी विशेष रुचि रही। यह सब करते हुए अपने अंदर का बोझ कभी हल्का हुआ सा लगा भी ये, या ऐसी संभावना मात्र से उसका झुकाव इस ओर इतना बढ़ गया। तो वही जाने, दृश्य जगत के विश्वास जब छल करने लगते हैं तब स्वाभाविक रूप से आदमी दृश्य लोक की अलौकिक शक्तियों में अपना आश्रय खोजने का प्रयत्न करता है। नीरज भी शायद नीरज भी शायद यही यही कर रहा था। जीने के लिए जरूरी है कि विश्वास के तार कहीं ना कहीं जुड़े रहें। जब जब विश्वास टूटा है तब तब आदमी टूटा है। आती जाती सांसों के सीमित सफर में इंसान के टूटने जुड़ने का यह सिलसिला कितना अंतहीन होता है और कितना दर्दनाक। यह तो वही बात बता सकता है जिस जिसने झेला है। नीरज ने कई बार सोचा, इस दर्द को अगर कोई लिख पाता तो कैसे लिखता, या अंदर कह सकता तो कितना कहता। फिर हर बार यही लगा कि इसे ना लिखना आसान है और ना कहना। इसे तो बस सहना होता है। वह भी अकेले अकेले और चुपचाप। और यह और बात है कि कुछ लोग जहाँ ऐसे हैं जिनके काम काज, रहन सहन और हाव भावों से यह दर्द साफ झलकता है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इसे अंदर ही अंदर पी जाते हैं।
बाहर ही नहीं आने देते। अत्यंत शालीन स्वभाव और शीर्षक अभिषर्क व्यक्तित्व है। नीरज का अवस्था 50 के आसपास, पर सरलता बच्चों जैसी। मध्यम कद की एक हरी देह पर उम्र का असर ना के बराबर। खनकती आवाज, खिलखिला चेहरा और चमकती आंखें ऐसी कि सड़कों में अलग अलग से पहचान ना जाए। एक बार जिससे मिल लिया उसके दिल में उतर गया। सबके बीच आसानी से घुल मिल जाने वाला, फिर चाहे वह पुरुष हो या महिला, सभी उसे खूब पसंद करते थे। उसके बार बार मिलना सबको अच्छा लगता है। माता पिता का देहांत 4 साल पहले हो चुका है। अपने माँ बाप के लिए अपार श्रद्धा रही उसके मन में, और लगातार इस बात का की कसक दी कि उनके लिए कभी कुछ कर नहीं पाया। जब तक साथ रहा आजीविका नहीं थी। और जब 4 पैसे कमाने लायक हुआ तो रोजी रोटी के साथ किस्मत ने परदेश झोली में डाल दिया। पिता न हड्डी। किस्मत ने परदेश झोली में डाल दिया। पिता ने हड्डी हड्डी पीस कर पाल पोस कर बड़ा किया। मुंह से कभी नहीं कहा, पर अपने जवान बेटे से जो आस हर माँ बाप की होती है, नीरज के पिता को भी रही होगी। जब याद करता तो अपने लिए अपने पिता की कद दहीची से भी ऊंचा नजर आता है। शांति और सौम्यता की जीवन मूर्ति। आम बच्चों जैसा लाड दुलार अगर कभी मिला तो कब, याद नहीं, पर निरंतर मौन वात्सल्य बरसाती दो आंखें आज तक उसकी नजरों में बसी हुई हैं। जहां गया ममत्व और आशीष का अमृत छलकाती वे आंखें उसके साथ गईं। परदेश छोड़कर वापस अपने घर लौटा तो अब जब उसकी राह देखते देखते वही ममता सदा सदा के लिए सो गई। अब दोबारा कहाँ देख पाएगा वह उन आंखों को। पितृपक्ष का अंतिम दिन है। यमुना तट पर श्रद्धाओं के जल की कुछ बूंदा तर्पण के रूप में अपने जन्मदाताओं को अर्पण करके स्कूटर पर सवार यादों के भंवर में डूबता उतरता नीरज वापस घर की ओर लौट रहा है। कुछ दिन पहले ही यहाँ किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी शुरू की है। 10 बजने वाले हैं, काम पर पहुंचने की जल्दी है, पर अतीत के साए से है कि पीछा नहीं छोड़ रहे। घर अभी दूर है, लेकिन पहले से सोच रखा है। झटपट सामना वापस कर रख कर आज बिना कुछ खाए खाए काम पर चला जाएगा। नया नया काम है, देर ठीक नहीं। स्कूटर की गति अधिक नहीं है। रास्ते पर एक दो वाहन आ जा रहे हैं। अचानक साइकिल पर सवार 8-10 वर्ष का एक किशोर ना जाने कहां से स्कूटर के आगे आता है, जिसे बचाने के प्रयास में एकाएक तेजी से ब्रेक लगते हैं। स्कूटर का संतुलन बिगड़ता है और फिर नीरज कहीं और तो स्कूटर कहीं और, एक बार को लगा के गए दुनिया से। कितनी देर जमीन पर रहा पता नहीं। जब होश आया तो देखा खून बह रहा है। घुटने, कोहनी, पीठ, कमर और शरीर का ना जाने कौन कौन सा हिस्सा धरती से रगड़ खाकर छिला है। जख्म काफी है, पर क्या करें। नई नई बस रही बस्ती में घर बनाया है। आस पास कोई है नहीं किसका सहारा ले। पत्नी और बच्चे
इस दशा में देखेंगे तो खुद को नहीं संभाल पाएंगे। उसे संभालना तो दूर रहा, सांस बटोरकर किसी तरह उठा, स्कूटर पर निगाह डाली, लगा चलने की हालत में है, मगर साथ लाए हुए सामान की पाल्टी दबकर दोहरी हुई पड़ी है। सामान इकट्ठा करके स्कूटर चालू किया तो पहला प्रश्न मन में यही आया कि अब किधर जाए। घर पर पत्नी इस हाल में देखकर कहीं होश ना खो दे। कमजोर दिल की है, सोचा सीधा दफ्तर निकल जाए। दुर्घटना की सोचा कि सोचा सीधा दफ्तर निकल जाए। दुर्घटना की सूचना भी हो जाएगी और वहीं से किसी को साथ लेकर अस्पताल चला जाएगा। जैसे तैसे कार्यालय पहुंचा। उसके आत्मबल की परीक्षा थी आज। उपस्थिति कर्मचारियों ने इसे हाल में देखा तो दांतों तले उंगली दबा ली। सारे शरीर पर घाव, दर्द और जलन के मारे बुरा हाल। खुद को संभालना कठिन हो चला था। जी कर रहा था वहीं गिर पड़े। गला सूख रहा था। जीभ में जैसे कांटे उग आए थे। उस पर सहयोगियों को ढेर सारे सवाल। क्या हुआ? कहाँ गिरे? टक्कर किसने मार दी? चोट लगी थी फिर भी चले आए? ऐसे अनगिनत प्रश्न। पर नीरज में अब इतनी ऊर्जा कहाँ बची थी कि उत्तर दे सके। जल्दी किसी से अच्छे अस्पताल तक ले चलो। एक मित्र निकट आया तो टूटते स्वर में नीरज के मुंह से केवल इतने ही शब्द निकल सके। इसके बाद साथियों ने देर नहीं की। मरहम पट्टी के बाद जब कुछ सोचने लायक हुआ तो फिर ध्यान घर की ओर चला गया। बच्चे बड़े हो चुके हैं, मगर जिम्मेदारियां उठाने की स्थिति में नहीं है। कहीं ना कहीं बचपना अब तक बाकी है। घर के देखरेख का सारा भार अकेली पत्नी के कंधों पर है। अस्पताल की बात सुनेगी तो नाहक बेचने हो जाएगी। इतनी सारी उम्र हो चली, पर सरिता की आदत अब भी बच्चों जैसी है। परिस्थितियां थोड़ी असामान्य हो तो घबराने लगती है। तीसरा साल पहले 7 फेरे लिए थे। तब से आज तक मन की गहराइयों से चाहा है। नीरज ने सरिता को। जीवन संगनी तो वह है, पर वही उसकी मित्र भी है, और वही प्रेसी भी। सरिता के मन को किसी प्रकार की ठेस लगे उसने कभी सोचा तक नहीं। उसकी नासमझी वाली बातें भी नीरज को प्यारी लगती हैं। हमेशा भरसक प्रयास करता है कि सरिता के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। आज भी उसे दुख नहीं देख सकेगा। शरीर में कुछ सामर्थ्य वापस आई तो बाहर निकल पड़ा। दर्द अभी बाकी है, संभव है कुछ और बढ़ जाए। अकेले खाली बैठे बैठे सहना कठिन होगा। सोचा क्यों ना बाजार से एक दो पुराने फिल्मों की सीडी खरीद ले। घर के कंप्यूटर पर देखता रहेगा तो मन लगा रहेगा, और किसी और को उसकी पीड़ा का आभास भी नहीं होगा। उसने यही किया। कुछ सीडी ली और रिक्शा लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ता गुजरते गुजरते नीरज को खुद को तैयार कर चुका था। उसका पूरा ध्यान इसी ओर था कि कहीं कुछ और असहज या असामान्य न लगे। सड़क के मोड़ पर ही उतर लिया रिक्शे से। पैर जमाकर चलने की कोशिश की ताकि लड़खड़ाकर चलता और देखकर घर में किसी को ऐसा न लगे कि कोई गंभीर दुर्घटना हुई है। मन ने कहा सारे प्रयास बेकार हैं। घसीट खाकर कपड़े और उनसे झांकती पट्टियां ही चुगली करने को काफी है। पर बिना मन के सुने स्वयं को ठीक ठीक दिखाने के मामले में कोई कमी नहीं की उसने। सरिता भूली है। जीवन में पहले कभी किसी गैर को भी ऐसी अवस्था में नहीं देखा। फिर अपने ही पति को चोट खाया देखेगी तो पता नहीं कितनी व्यथित और विचलित हो जाएगी। सोचा अपना काम कर रही थी और पैर अपना
सईता घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी। शायद किसी पड़ोसी से उसे नीरज के हालचाल की कुछ भनक मिल चुकी थी। नीरज ने सीढ़ी वाला पैकेट आगे कर लिया था और दवाओं वाला लिफाफा पीछे। चेहरे पर मुस्कान लाने का असफल प्रयास करते हुए वह दरवाजे की सीढ़ियां चढ़ने लगा।